जी हां दोस्तों, राज्यपाल से हरी झंडी मिलते ही थलपति की पहली वार्निंग, सबका हिसाब होगा। राहुल प्रियंका ने बजाई ताली। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 4 दिनों के माथापच्ची के बाद में जब राज्यपाल से थलपति विजय को हरी झंडी मिली, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सबका हिसाब होगा। डाउनफॉल अब केंद्र की मोदी सरकार का शुरू। दोस्तों, तो अब जबकि महज औपचारिकता बची है थलपति विजय के शपथ में मुख्यमंत्री के तौर पर, कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु से लेकर के पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के लिए एक ऐसा शुभ संकेत वाली स्थिति उत्पन्न हुई है जिसने मोदी शाह के माथे पर बल ला दिया है। विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, डीएमके हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है और बीजेपी वैचारिक शत्रु। इसी लाइन के साथ तमिलनाडु के स्टार थलपति विजय ने जब अपनी पार्टी की शुरुआत की और जनता के बीच चुनावी मैदान में गए थे, तब उनको भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि मोदी शाह की राजनीति इतनी क्रूर होगी कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद 5 दिनों तक राज्यपाल की चक्कर तो कटवाएंगे ही, साथ में सरकार बनने के बीच बाधा डाल करके खड़े हो जाएंगे और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। मगर दोस्तों, वह कहावत है ना कि देर है अंधेर नहीं। वही तमिलनाडु में हुआ। फाइनली राज्यपाल और दिल्ली की राजनीति ध्वस्त हुई और थलपति सीएम बनने जा रहे, महज शपथ की औपचारिकता। मगर दोस्तों, 9 मई की शाम 6:30 बजे चौथी बार जब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने राजभवन पहुंचे थलपति विजय, तो उन्होंने खुद से मानो एक बात कही कि वेलकम थलपति, तुम्हारा सामना मोदी शाह से है और शुक्र है इस लड़ाई में साथ में है राहुल जी। दोस्तों, थलपति विजय के राज्यपाल से चौथी बार मुलाकात में फाइनली हरी झंडी मिल गई जब 118 सीटों की जगह 120 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा, जिसमें शामिल थे खुद थलपति विजय की पार्टी टीवीके के 108, कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, वीसीके के 2, आईयूएमएल के 2, कुल 121, और थलपति की 2 सीटों में से 1 सीट माइनस कर दें तो 120। दोस्तों, राज्यपाल से मिलकर के आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने के लिए जब सारे रास्ते क्लियर हो गए, तो थलपति विजय ने एक बात कही कि मुझ जैसे बंदे को मिला जनता का यह प्यार दर्शा रहा है कि जनता इस देश की सेकुलर है। मोदी शाह के राजनीति के अंत की शुरुआत थी। जाहिर है उनका यह जोश देख करके राहुल और प्रियंका को एक मजबूत सहयोगी मिलने का एहसास करा गया। कहा गया कि दिल्ली में बैठ करके राहुल गांधी दिल्ली की बैठक में और प्रियंका मुस्कुरा उठी, ताली बजा करके स्वागत किया। दोस्तों, आपको बताएं कि महज 1.5 साल पहले ही थलपति विजय ने राजनीति में एंट्री ली थी, 2024 में ऑफिशियल एंट्री, जिसके लिए उन्होंने एक्टिंग तक से संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपने ही एक संबोधन में कहा था कि वो राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि आज वो जो कुछ हैं जनता के प्यार की वजह से हैं और वो उन्हें इस प्यार को लौटाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने राजनीति में आने के बाद अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कगजम को लॉन्च किया। 2026 के तमिलनाडु चुनाव में विजय ने राजनीति में धमाकेदार शुरुआत करते हुए 108 सीटों पर जीत दर्ज की, तहलका मचा दिया। दोस्तों, आखिर 4 दिनों के ड्रामे के बाद मजबूर होकर राज्यपाल जो अब थलपति विजय को कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनवाने जा रहे हैं, उनकी ओर उनकी पार्टी टीवीके के विचारधारा क्या है, थलपति विजय सोचते क्या हैं, आखिर क्यों उनको जनता ने सिराखों पर बिठाया और खास तौर पर 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के लोगों ने, युवाओं ने, देश की मैच्योर जनता ने क्यों कहा कि यह थलपति विजय डीएमके और एआईएडीएमके से अलग है। दोस्तों, अक्टूबर 2024 में आयोजित पहले महाधिवेशन में ही थलपति विजय ने अपनी वैचारिक पहचान सेकुलर सोशल जस्टिस के रूप में तय की। याद रखिएगा 3 शब्द, और इन्हीं 3 शब्दों से संघ को, भारतीय जनता पार्टी और उनके अधकचरे ज्ञान वाले लोगों को दिक्कत है। इसीलिए संघ ने क्या कहा था, बीजेपी ने क्या कहा कि सेकुलर शब्द को, देश एक सेकुलर देश है, संविधान से हटा देना चाहिए। मगर थलपति विजय ने अपने पहले ही संबोधन में, अधिवेशन में कहा कि हमारी पहचान सेकुलर सोशल जस्टिस के रूप में है।
थलपति विजय ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विभाजनकारी राजनीति के विरोध का एजेंडा को अपने एजेंडे में रखा। तमिल अस्मिता, सामाजिक न्याय, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण, राज्य को अधिक अधिकार देने की मांग के साथ पार्टी को आगे ले जाने की बात कही थी। उसी मंच से खुलकर कहा था कि डीएमके हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है और बीजेपी वैचारिक शत्रु, और इसी रुख ने पार्टी को चुनाव तक दोनों बड़े गठबंधनों यानी कि इंडिया हो या फिर एनडीए, दोनों से दूर रखा। टीवी के, क्योंकि दोस्तों एनडीए तो चाह रहा था थलपति विजय उनके साथ गठबंधन कर ले, मगर थलपति ने कहा नहीं, तुम तो राजनीतिक शत्रु हो, क्योंकि तुम विचारधारा से मेल नहीं खाते। विचारधारा से मेल इंडिया गठबंधन खाता है, मगर उसमें डीएमके है और डीएमके की जेब में कांग्रेस है, इसलिए उस वक्त कांग्रेस से भी नहीं हुआ। टीवीके ने अपने अधिवेशन में 26 प्रस्ताव पारित किए थे उस वक्त, जिसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद, राज्याधिकार, शिक्षा जैसे मुद्दों के साथ साथ में केंद्र की बीजेपी और राज्य की तत्कालीन डीएमके सरकार दोनों की आलोचना की थी, जिसमें शिक्षा को राज्य सूची में वापस लेने की मांग भी शामिल थी। इस सफर की शुरुआत थलपति विजय के लिए आसान नहीं रही। उसी समय उनका निजी जीवन भी अशांत चल रहा था। उनकी पत्नी संगीता सुरनालिंगम, जिन्होंने तलाक की अर्जी दायर कर दी थी, 27 साल पुरानी शादी में आई इस दरार ने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया था। संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। मानना था उनका कि पिछले 2 साल से वो रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1999 में दोनों की शादी हुई थी, 2 बच्चे, बेटा जयसन संजय और बेटी हैं। दोस्तों थलपति विजय ने 2026 में घोषणा पत्र जो जारी किया था उसे जरूर देखना चाहिए, जिसमें कई बड़े वादे करते हुए ये कहा था घर की महिलाओं, उसकी मुखिया को हर महीने 2500 की आर्थिक मदद, साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर, गरीब बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना, सिल्क साड़ी, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत कुछ, स्नातक को 4000 रुपये और डिप्लोमा करने वालों को 2500 रुपये मासिक भत्ता देने का भी ऐलान किया था। बिना गारंटी के लोन, छोटे किसानों का कर्ज माफ, हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त। विजय ने कहा था कि राजनीति उनके लिए शौक नहीं बल्कि पवित्र सेवा है। वो खुद को वो प्रधान सेवक की तरह नहीं कहते कि कथनी और करनी में ऐसा फर्क नजर आ जाए जिससे जनता ही कहने लग जाए। आज तस्वीर आपने बंगाल में देखी होगी, किस तरीके से बंगाल को जीता गया, उसके मैंडेट की लूट की गई, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, लेट करके। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर पहली बार जब चढ़े थे 2014 में, मुझे याद है उन्होंने यही किया था, लेकिन उसके बाद संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरीके से कुचला गया, रौंदा गया, क्या कहेंगे। दोस्तों तमिलनाडु के बन रहे नए सीएम थलपति विजय की तमिलनाडु में भगवान की जैसे पूजा की जाती है। उनकी तमिल ही नहीं बल्कि साउथ और नॉर्थ में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। आपको बताएं कि प्रियंका चोपड़ा भी, उनकी पहली फिल्म उन्हीं के साथ थी। तगड़ी फैन की वजह से एक्टर की कोई भी फिल्म आते ही हिट हो जाती है, और यही वजह है कि सलमान, शाहरुख अक्षय से भी डबल फीस चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि करीब 300 करोड़ रुपए फिल्म के लेते थे वो। उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 18 साल पहले उम्र में कर दी थी। 1992 में पहली फिल्म आई थी। लेकिन दोस्तों जिस अंदाज में फिल्मी सफर और उस करियर को देखते हुए, उसको एक्सपीरियंस करते हुए, अनुभव करते हुए राजनीति की पिच पर आकर के, राजनीति की सिल्वर स्क्रीन पर आकर के, सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन को छोड़ करके उन्होंने जो स्टेप उठाया, उसमें पूरी तरीके से उनको न सिर्फ कामयाबी हासिल मिली बल्कि उन्होंने अपने विरोधियों को धूल चटा दिया। और ये थलपति विजय के राजनीतिक स्मार्टनेस ही कहें कि उन्होंने पहले इस बात का बहुत क्लियर कट तरीके से साफ कर दिया, आईने की तरह, कि बीजेपी अपने विचारधारा के कारण, जहरीली मानसिकता के कारण हमारी राजनीतिक शत्रु है और डीएमके राजनीतिक प्रतिद्वंदी। यानी कि बारीक नहीं, एक बहुत मोटी लकीर खींच दी थी कि इस देश का डीएनए सेक्युलर है, आपसी सौहार्द का है, समानता का है, जस्टिस का है, सोशल जस्टिस का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ इस देश में नफरती राजनीति करती, इसलिए मेरी राजनीतिक शत्रु हैं। और उन्होंने इसको बुनियाद बना करके जनता के विकास और सोशल वेलफेयर को लेकर जनहित के लिए जो ऐलान किए, तमिलनाडु की जनता ने आंख करके भरोसा किया, वरना इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है
उंगलियों पर गिने हुए 2-3 बार ऐसा हुआ कि पहली बार कोई शख्स पार्टी बनाए और उसकी पार्टी सरकार में आ जाए। केजरीवाल भी उसमें से एक हैं। या फिर यूं कहें कि आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए एक बूढ़े जेपी ने जो मूवमेंट शुरू किया, और जिस मूवमेंट में सत्ता की लोभी भारतीय जनसंघ भी आकर शुरू हो गई थी, क्योंकि उसे कांग्रेस से उसे उखाड़ फेंकना था। लेकिन सबकी महत्वाकांक्षाएं ने जनता पार्टी की सरकार को चलने नहीं दिया। जाहिर है जहां संघ और बीजेपी या भारतीय जनसंघ, उस वक्त बीजेपी तो थी नहीं, भारतीय जनसंघ थी, जहां ऐसी विचारधारा के लोग हों तो वहां टूट फूट होना तो बहुत स्वाभाविक है। यह और बात है कि 14 के बाद सब कुछ अपने शिकंजे में ऐसा जकड़ा हुआ है कि जिसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन जहां जनता आजाद महसूस करके उनको सबक सिखाना चाहती है, तो फिर तमिलनाडु उसमें एक एग्जाम्पल है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।